हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को गद्यांशों पर आधारित एक गद्यांश बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह गद्यांश यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और दोस्तों, यह गद्यांश का 3rd वीडियो होगा। इससे पहले गद्यांश के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, यानी उन गद्यांशों को नहीं देखा है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम इस गद्यांश 3rd को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं। तो गद्यांश है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यानी जो आत्मा का सर्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। और यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। दोस्तों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह का गद्यांश दिया रहता है और इस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न दिए रहते हैं जो कि इस गद्यांश से चुनकर यानी छांटकर लिखने होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी इस प्रश्न में आप लोगों को गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आप सभी लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यानी जो राष्ट्रीय लोग होते हैं वे किन रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। और यह क्वेश्चन दूसरे रूपों में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज कतई नहीं होना है। अगला क्वेश्चन यानी चौथा पॉइंट, संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकारते हुए कौन आनंदित होता है। अथवा यह प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। ठीक है। और अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। यानी जो विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ होता है, इनका अर्थ हमें बताना है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में यानी बोर्ड के पेपर में इसी तरीके के गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न दिए रहते हैं जिनको आप लोगों को कॉपी पर लिखना होता है। तो आइए हम एक एक करके अच्छी तरीके से प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे गद्यांश के पाठ का शीर्षक। तो गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप।
उसके बाद लिखेंगे लेखक का नाम। तो लेखक का नाम हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी, यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आइए हम सबसे पहले रेखांकित अंश को पढ़ लेते हैं, जिसकी हमें व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश है, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दोस्तों व्याख्या में लिखना है, बाह्य दृष्टि से देखने पर, यानी बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। यानी इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र और एक ही आत्मा होती है। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृत के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। यानी सहृदयता से प्रत्येक संस्कृत के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार वे सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं और किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक है। तो आइए दोस्तों हम पुनः इस रेखांकित अंश को समझ लेते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र यानी एक ही आत्मा होती है और सहृदयता से प्रत्येक संस्कृत के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार वे सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक होती है या फिर आवश्यक है। तो दोस्तों ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हुई। तो आइए हम तीसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। यानी थर्ड नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि के माध्यम से अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यानी अपने मानसिक भावों को कैसे प्रकट करते हैं। तो राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि के माध्यम से अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यह भी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है, संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकारते हुए कौन आनंदित होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रत्येक संस्कृत के आनंददायी पक्ष को स्वीकारते हुए वही व्यक्ति आनंदित होता है जो सहृदय है। यानी प्रत्येक संस्कृत के आनंददायी पक्ष को स्वीकारते हुए वही व्यक्ति आनंदित होता है जो कि सहृदय है। अर्थात यानी कहने का मतलब है जो अच्छे, उदार और व्यापक हृदय वाले हैं। यानी जो अच्छे और उदार और व्यापक हृदय वाले होते हैं वे ही सहृदय होते हैं। वे किसी भी संस्कृत के उपयोगी, महत्वपूर्ण अथवा आनंददायी पक्ष की सहजता से स्वीकार कर लेते हैं।
यानी वे किसी भी संस्कृत के उपयोगी और महत्वपूर्ण अथवा आनंददायी पक्ष को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और ऐसा करने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, यह चौथे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। और अगला प्रश्न पांचवा यानी अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न था, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? तो उत्तर में लिखेंगे, विश्वव्यापी का अर्थ संसार में फैला यानी समाया हुआ। यानी विश्वव्यापी का मतलब क्या होता है? संसार में फैला या समाया हुआ। और आंतरिक आनंद का अर्थ होता है आत्मिक आनंद। यानी विश्वव्यापी का अर्थ है संसार में फैला हुआ और आंतरिक आनंद का अर्थ है आत्मिक आनंद। यह भी पांचवें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस गद्यांश को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।